आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी संरचना का अध्ययन करेंगे। पूंजी संरचना किसे कहते हैं? पूंजी संरचना को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, आंतरिक और बाह्य, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। एक सुदृढ़ पूंजी संरचना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता का मुख्य आधार होता है और ये ही कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता को प्रकट भी करता है। तो वित्तीय योजना बनाते समय पूंजी ढांचे की रचना पर भी विचार करना आवश्यक होता है और इसीलिए इसको इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। पूंजी संरचना का अर्थ होता है जो कंपनी की जो पूंजी होती है उसमें दीर्घकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी का क्या स्वरूप होगा, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी के चिट्ठे का अवलोकन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उसकी कुल पूंजी में कुछ भाग समता अंशों का है, कुछ पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं और कुछ ऋण पत्र भी हैं। तो इस प्रकार की प्रतिभूतियों के बीच जो निर्धारित अनुपात होता है उसी को पूंजी ढांचा कहते हैं। और इसके बारे में कुछ विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान अंशों तथा शुद्ध मूल्यों से प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से पूंजी संरचना में स्वामी की पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, दीर्घकालीन ऋण पूंजी को शामिल किया जाता है। अब इसके जो पूंजी संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आंतरिक तत्व और दूसरा है बाह्य तत्व। एक उपक्रम की सफलता उसकी वित्तीय योजना और पूंजी संरचना पर ही निर्भर करती है और हर उपक्रम को एक आदर्श पूंजी संरचना के लिए प्रयास करना चाहिए। तो पहला हम लोग देखेंगे आंतरिक तत्व जो हैं, जो पूंजी जिनको ध्यान में रखकर पूरी पूंजी संरचना की जाती है वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आंतरिक तत्व है व्यवसाय की प्रकृति और ये व्यवसाय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उसकी प्रकृति। जो निर्माणकारी संस्थाएं होती हैं उसमें स्थायी पूंजी अधिक लगती है और कार्यशील पूंजी कम पड़ती है, जबकि अन्य व्यापार में कार्यशील पूंजी अधिक लगती है और स्थायी पूंजी कम लगती है। दूसरा, आय की अनिश्चितता और नियमितता। पूंजी संरचना पर आय की निश्चितता और नियमितता का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आय की संरचना के अनुसार ही आय की संभावना के अनुसार ही पूंजी की संरचना करनी चाहिए। उपक्रम में नियमित आय होने पर ऋण पत्र, बॉन्ड्स और पूर्वाधिकारी अंश पत्र द्वारा पूंजी प्राप्त करना चाहिए, जबकि आय यदि अनिश्चित हो तो समता अंशों का निर्गमन करना चाहिए। भावी योजनाएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। किसी भी उपक्रम में पूंजी संरचना में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी विकास योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में आवश्यक पूंजी जुटाई जा सके। प्रारंभ में समता अंशों का निर्माण किया जाता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। और इसके बारे में हम लोग लेखा शास्त्र में भी पढ़ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि अंश किसको बोलते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, ऋण किसको बोलते हैं, ऋण पत्र क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तीसरा है परिचालन अनुपात। किसी व्यवसाय में कुल आय का जितने प्रतिशत भाग परिचालन व्यय में प्रयुक्त होता है उसे परिचालन अनुपात कहते हैं। इसको भी हम लोग अनुपात विश्लेषण में पढ़ते हैं। परिचालन अनुपात जितना ऊंचा होता है पूंजीगत ढांचे में ऋण प्रतिभूतियों का भाग उतना ही कम रखा जाता है, क्योंकि उच्च परिचालन अनुपात के कारण ब्याज आदि को पूरा करने के लिए अधिक आय नहीं बच पाती है। तीसरा है समता पर व्यापार। अगर कंपनी के प्रवर्तक कम से कम पूंजी द्वारा अधिकतम संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो वो समता पर व्यापार की नीति अपनाते हैं और इसके अंतर्गत पूंजीकरण की राशि की बहुत थोड़ी मात्रा समता अंशों द्वारा
और शेष राशि जो है वो दीर्घकालीन ऋणों के द्वारा एकत्रित की जाती है। छठवां है पूंजी मिलान व दंती अनुपात, गियर रेशियो बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग एंड गियर रेशियो। परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियों व स्थायी लागत प्रतिभूतियों के मध्य अनुपात वित्तीय प्रबंध की भाषा में दंती अनुपात के नाम से कहा जाता है। इसको भी हम लोग अनुपात विश्लेषण में अच्छे से समझ चुके हैं। दंती अनुपात वह अनुपात है जो स्वामी पूंजी तथा निश्चित या स्थिर दायित्व वाली पूंजी के बीच में होता है। स्थिर दायित्व वाली पूंजी का आशय उस पूंजी से होता है जिस पर निश्चित दर से लाभांश देना पड़ता है, और अगर समतांश कम निर्गमित किए जाते हैं तो यह उच्च दंती अनुपात कहलाता है, और अधिक निर्गमित करने पर उच्च दंती अनुपात होता है। सातवां बिंदु है व्यावसायिक संपत्तियों का ढांचा। जिन संस्थाओं के संपत्ति ढांचे में स्थायी संपत्तियों की मात्रा अधिक होती है उनकी पूंजी संरचना में दीर्घकालीन ऋणों अथवा ऋण पत्रों का भाग अधिक होता है, जबकि अंश पूंजी का कम। और इसके विपरीत जिन संस्थाओं में संपत्ति ढांचे से चालू संपत्तियां अधिक होती हैं पूंजी ढांचे में दीर्घकालीन ऋण कम होते हैं। उसके बाद है फर्म की आयु। नई कंपनियों की बाजार में ख्याति कम होती है और इनके जोखिम की मात्रा अधिक होती है, अतः इन फर्मों को पूंजी जुटाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार वे स्वयं पूंजी जुटाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये कंपनियां बाद में ख्याति अर्जन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से पूंजी सरलता से प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार किसी फर्म को प्रारंभ में स्वयं की पूंजी और बाद में ऋण पूंजी सरलता से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ आंतरिक तत्व हैं जो एक व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। कुछ बाह्य तत्वों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे जो पूंजी ढांचे को प्रभावित करती हैं। जैसे कि पहला है पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी संरचना को एक महत्वपूर्ण सीमा तक पूंजी बाजार की दशाएं भी प्रभावित करती हैं। मंदी की दशा में जब ब्याज दर कम होती है और लाभ की संभावनाएं अनिश्चित और अनियमित होती हैं तो ऐसी स्थिति में साधारण अंशों की अपेक्षा ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं। दूसरा है विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा। संस्था की पूंजी संरचना उसके विनियोक्ताओं की प्रकृति द्वारा भी प्रभावित होती है। विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा तथा जोखिम के प्रति उनके विश्वास भी पूंजी ढांचे को प्रभावित करता है। कुछ विनियोक्ता साहसी होते हैं और कुछ जो है बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते और निश्चित आय चाहते हैं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाना चाहिए। तीसरा है कानूनी प्रभाव, जो बाह्य तत्व हैं जो पूंजी ढांचे को प्रभावित करते हैं, लीगल प्रोविज़न बोलते हैं। कानूनी प्रावधान से पूंजी संरचना सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि देश के नियम और कानून को ध्यान में रखकर ही पूंजी की संरचना निर्धारित की जाती है, और इस हेतु पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और नियमों में परिवर्तन हो जाने से भी पूंजी प्रभावित हो जाती है। चौथा है कर का प्रावधान। किसी भी राष्ट्र के कर नियम वहाँ के उपक्रमों की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं, अतः कर प्रावधान या कर के नियमों के आधार पर पूंजी ढांचा प्रभावित होता है। पांचवा है पूंजी लागत, जिसको कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। पूंजी प्राप्त करने में कमीशन, दलाली, अभिगोपन, स्टैम्प आदि का खर्चा बहुत होता है, जिससे पूंजी प्राप्त करने की लागत बढ़ जाती है। इसीलिए जिस पूंजी को प्राप्त करने में कम लागत हो ऐसी पूंजी को व्यवसाय में अधिक से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। छठवां है वित्तीय संस्थाओं की नीति। किसी भी देश में वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की नीतियों का उस देश के उपक्रमों के पूंजी ढांचे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे भारतीय संस्थाएं उन्हीं व्यक्ति या संस्था को ऋण देते हैं जिनकी ऋण पूंजी व समता पूंजी के मध्य 1:1 का अनुपात हो, 1:1 का रेशियो हो, उन्हीं को वो ऋण देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित माना जाता है। सातवां है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति। प्रतिस्पर्धा के कारण भी किसी व्यापार की पूंजी प्रभावित होती है।
कुछ उद्योग प्रतिस्पर्धा से मुक्त रहते हैं और एकाधिकार की स्थिति में रहते हैं। इन उद्योगों की आय में स्थिरता भी बनी रहती है, तो ये अपनी पूंजी में ऋण की मांग अधिक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्वों को भी आज हमने देखा और बाह्य तत्वों को भी देखा।